हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू फॉर टुडेज़ डिस्कशन ऑन कोअर्सिव नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय राज्य की दमनकारी प्रवृत्ति। लेट्स बिगिन with our today's discussion. व्हाट इज़ द कोअर्सिव नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। पहला हम ये डिस्कस करेंगे कि राज्य का कोअर्सिव नेचर क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कोअर्सिव नेचर है वो क्यों है। ये कोअर्सिव नेचर जो राज्य द्वारा यूज़ की जाती है या उसको इन्फोर्स किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये किस तरह की स्थिति में ये कोअर्सिव जो टेंडेंसीज़ हैं वो आती हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोअर्सिव मीन्स। कोअर्सिव मतलब यहाँ पे कोअर्सिव फोर्सफुल, यहाँ पे दमनकारी, यहाँ पे हम फोर्स से ब्रूटैलिटी से भी हमारा आधार है। कई बार वो जो फोर्सफुल जो मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ब्रूटैलिटी की तरफ भी वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वो जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज किए जाते हैं। मैनी टाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो वो ब्रूटैलिटी का फेस थोड़ा सा और एक्सट्रीम में आगे चला जाता है, और हम एग्जैक्टली कोअर्सिव को ब्रूटैलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। कोअर्सिव ऑब्वियसली इट मीन्स यूज़ ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज़ कोअर्सिव मीन्स एंड देन व्हाई coercive means is being used by the state agencies, state machinery, state institutions. These are important questions to understand, and also we need to understand that what are the important coercive legislations which have been imposed or which were practiced in India in the post-independent period, and then what are the implications of such laws, such coercive laws अगर ये इस्तेमाल किए जाते हैं राज्य के द्वारा तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस भविष्य में होता है। ये सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो वाई कोअर्सिव मीन्स इज़ यूज्ड बाय स्टेट। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो नेशनल सॉवरेनिटी का मुद्दा है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा, ये तीनों जो कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, आपने पढ़ा होगा मॉर्गन तो क्या कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नेशनल इंटरेस्ट अगर हमारे थ्रेट में होगा, अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में होंगी, तो ऑब्वियसली स्टेट कैन टेक एनी एक्शन, and if it is taking any action, those actions of the state they are justified in the name of these contexts, that कि नेशनल सिक्योरिटी का आधार था, नेशनल सोवरेनिटी का आधार था, नेशनल इंटरेस्ट का आधार था। और जब ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं तब बाकी सारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो कहीं ना कहीं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ये इश्यूज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए सरकार इस तरह के मेजर्स यूज़ करती है। इसको और इजीली समझाने के लिए मैं आज जो प्रेजेंट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। कोविड-19 जो कोरोना का जो आज काल से हम सारे लोग गुज़र रहे हैं, पूरा विश्व गुज़र रहा है। अब क्या आपको ये काल कोई ऑर्डिनरी काल लगता है? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काल है। और इस काल में जो विभिन्न नेशंस द्वारा, जो राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, कहीं पे कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कहीं पे लॉकडाउन किए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ अदर मीन्स किए जा रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो है वही मुहैया कराई जा रही है, और बाकी सारी जो सर्विसेज हैं वो रेस्ट्रेन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट हैज़ टू सी द हेल्थ इश्यूज़, जो हेल्थ इश्यूज़ है, जो नेशनल हेल्थ का जो मुद्दा है वो उसके प्रायोरिटी पे है, लोगों की लाइफ उनकी प्रायोरिटी पे है। तो अब जब ये मुद्दा जो नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, अब हम इसको बचाने के लिए हमें लोगों के डेमोक्रेटिक फ्रीडम, डेमोक्रेटिक राइट्स कहीं ना कहीं उसको हमें कम करना पड़ता है। और इस समय हम लोग जो आम आदमी है उसे विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। लॉकडाउन में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अभी भी पूरी तरीके से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट का नेचर है,
देखने का नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स का अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो लेजिटिमेसी है, जो पॉलिटिकल आइडिया है, उसको बरकरार रखने की हेल्प करता है, संस्थाओं को बरकरार, लिबरल डेमोक्रेटिक संस्थाओं को बरकरार रखने में हमारी हेल्प करता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये कुछ समय बाद इतना रिप्रेसिव हो जाता है कि लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन होने लगता है, और फिर ह्यूमन राइट्स का, और फिर और लेवल पे भी काफ़ी जो रिप्रेसिव जो आधार है, स्ट्रक्चर जो है इसका देखने को मिला है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, बस उन एग्जाम्पल्स पे भी मैं आऊँगी। तो पहले मैं यह बताना चाह रही हूँ कि अभी जो आप करंट फेज़ देख रहे हैं, ये करंट फेज़ अगेन, ये इसमें हम स्टेट का कोअर्सिव डायमेंशन देख सकते हैं, जहाँ जहाँ स्टेट ने हर बार या हर जो मतलब डिसीजन लिया है वो नेशनल इंटरेस्ट में लिया है, वो पूरे लोगों को, राष्ट्र को देखते हुए लिया है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जनता से डिस्कशन ही कर रहे हैं, पूरे प्लेटफॉर्म में बुला रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, और अगर कहीं कर भी रहे हैं तो उसका आधार बहुत कम है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से नहीं समझ सकते कि यहाँ जो है स्टेट जो है हमें बिना कुछ बताए हुए, बिना कुछ कहे हुए, जैसे अभी प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा आया था बहुत हद तक, तो स्टेट ने ऐसा किया है, पर हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है इसमें। और आपने मैक्स वेबर का डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड किया होगा कि मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स। और स्टेट लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करता है क्योंकि स्टेट के पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है। स्टेट हमेशा सॉफ्ट पावर नहीं हो सकता। गुनान माइडल कहते हैं कि सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर का आधार अगर हम देखें नेहरूवियन काल में, जो डेवलपमेंटल काल था, अब नो डाउट उसमें काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हुए, न्यूक्लियर जो है रिएक्टर्स भी बने, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो दमनकारी आधार है वो हमें नेहरूवियन पीरियड में 1970s के पहले के पीरियड में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तक डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की बात की गई है, डेमोक्रेटिक अकोमोडेशन की बात की गई है, लेकिन जैसे हम 70s के आगे जाते हैं तो हम 75 में आपातकालीन के दौर को देखते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ह्रास को देखते हैं, और बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स, नवनिर्माण मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन जो है करप्शन के ख़िलाफ़, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, मतलब उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स जो डिसेंट है, डेमोक्रेटिक जो कल्चर है वो आगे आ रहा है। किस तरह से लोग अपने डेमोक्रेसी के लिए असर्ट कर रहे हैं, अपने वॉइस असर्ट कर रहे हैं। अपने वॉइस इसलिए नहीं असर्ट कर रहे हैं कि उन्हें कहीं जो ये कोर्सिव मेजर्स है उनसे उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है। इसके अलावा भी वो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जिस कल्चर में वो रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेटिक आधार पे वो रह रहे हैं, उनके पास राइट है, दे हैव दैट राइट टू गिव देयर डिसेंट, दे हैव देयर वॉइस टू असर्ट देयर इंटाइटलमेंट्स। तो इसलिए भी एक तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस तो होता ही है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज लगते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज या कोर्सिव लेजिस्लेशन की बात करें इंडिया में, तो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 2002, देन टाडा है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ 1985, एंड देन यू हैव 1958 का आफस्वावी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, लोगों को संदेह के आधार पर उन्हें बुला के पूछना, उन्हें कस्टडी में रखना, और उसके बाद फिर कई बार ये कस्टोडियल टॉर्चर और एट्रोसिटीज़, पुलिस एट्रोसिटीज़, यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ पुलिस एंड आर्मी, दे आर द, यू कैन से द, जो को ट्रेडिशनल कोर्सिव अपैरेटस रहे हैं। और क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी हमने बोरो किया है, नेशनलिस्ट फ्रीडम में हमने कॉलोनियल लेगेसी बोरो किया है और उसको सस्टेन भी किया है, कंटिन्यू भी किया है, तो बहुत ज़्यादा हमारे जो पुलिस के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं हो पाया है। तो देयर इज़ अ हाई नीड of reforms in police
फंक्शंस, पावर्स और उसके कल्चर में बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आर्मी के भी उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, सो दैट कि जब उनके पास जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आते हैं तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज क्यों ड्रैकोनियन बन जाते हैं, उनको क्यों बोलते हैं कि ड्रैकोनियन। अगर आप उसमें और फर्दर स्टडी करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उज्ज्वल कुमार सिंह की बुक है द स्टेट, डेमोक्रेसी एंड एंटी टेरर लॉज इन इंडिया, सेज द्वारा प्रकाशित है। बहुत अच्छी बुक है। डेमोक्रेसी का स्टेट के साथ क्या कनेक्शन है और एंटी टेरर लॉज का क्या रोल है उसमें बहुत बखूबी उज्ज्वल जी ने इसमें समझाया है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो मनोरंजन मोहंती के द डुअलिटी ऑफ द स्टेट प्रोसेस इन इंडिया। तो वो डुअलिटी की बात करते हैं कि एक तरफ जो कोअर्सिव जो अपैरेटस है स्टेट का जो है वो इस्तेमाल करती है, और साथ के साथ जो है स्टेट का जो दूसरा जो नेचर है वो नेगोशिएशन भी करती है, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन करके लोगों के साथ वेलफेयर पॉलिसीज़ बना के उनको अपने साथ लेके चलने की भी कोशिश करती है। पर इसको हम इस तरह से नहीं समझ सकते कि अगर स्टेट डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन कर रही है तो स्टेट कोअर्सिव नहीं होगी। स्टेट कोअर्सिव होगी और हो सकती है और होना भी चाहिए, क्योंकि गिवन द कंस्ट्रेंट्स हमारे पूरे जो ऑर्डर है वर्ल्ड ऑर्डर में अथॉरिटी को, लेजिटिमेट पावर को कहीं ना कहीं जो है उनको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, इन्फोर्स करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जो डेकोरम है, जो आधार है, जो सिस्टम है, उसको कैसे वो फॉलो करेंगे। तो इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रहित को बनाए रखने के लिए, नेशन स्टेट की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर स्टेट डेवलपमेंटल है, स्टेट अगर वेलफेयर है, स्टेट अगर इंटरवेंशनिस्ट है, तो स्टेट कोअर्सिव भी हो सकता है। इसमें अगर आर्गुमेंट्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने बताया है कि पॉजिटिव डायमेंशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है कि लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को, नेशनल सिक्योरिटी को, इंटरेस्ट को, सोवरेनिटी को मेंटेन करने में। और जो नेगेटिव डायमेंशन है उसमें से बहुत हद तक ये है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं कई बार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही सीमाएं लांघने लग जाते हैं, लिमिटेशंस के बाहर चले जाते हैं, और जितने काल के लिए इनको रखा जाता है उसके बाद भी ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और ह्यूमन राइट्स का वॉलेशंस ज़्यादा होता है। और ऑब्वियस सी बात है जब पावर होगा, जब जहाँ पावर होगा तो वहाँ उसका जो मिसयूज़ है वो होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसीज़ है, जिसके पास पावर है वो उसका अच्छा यूज़ भी करता है, मिसयूज़ भी करता है। तो हम इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज होंगे तो वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसयूज़ नहीं होगा। So students, I hope you got my points that the coercive nature of Indian state keeps on changing and it's not fixed. So even in a developmental context you have coercive idea, even in the welfare context you have the coercive idea, and even when there is a coercive context you have the developmental values, you have the welfare values. So these three contexts, the development, welfare and the coercive, they are intertwined, they are interconnected, and you need to understand the connectivity and keep tuned with me. Have a good day. Stay home, stay healthy. Thank you.